नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं विराग शाह और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आप ही के शो में। सवाल कीजिए, जवाब पाइए हमारी अदालत में विराग शाह के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने ये शो बनाया है और ये शो के माध्यम से हम ऐसे कई व्हाट्सएप के जो मैसेजेस आपको फॉरवर्डेड होते हैं और आप लोग पैनिक हो जाते हो, और आज ये शो में मैं ऐसे कई सवालों के खुलासे करने वाला हूं। कई ऐसे मैं सवाल लाया हूं जिनको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आइए आज उस शख्सियत से हम मिलते हैं और सभी सवालों के जवाब हम उनसे जानते हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें वेलकम करूं उससे पहले मैं उनके लिए इतना ही कहूंगा कि एक बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्यों कहते हैं दुनिया की नारी कमजोर है। क्यों कहती है ये दुनिया की नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथ में घर के साथ अब देश चलाने की डोर है। उखाड़ फेंका है हर मुश्किल को जिसने देश को परेशान किया है। उखाड़ फेंका है हर मुश्किल को जिसने देश को परेशान किया है। मर्दानी की परिभाषा बनकर, मर्दानी की परिभाषा बनकर उस नारी ने आजादी का पैगाम ऐलान किया है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसले में भी उड़ान होनी चाहिए। तो ऐसे ही हौसले के साथ अपने हर कर्तव्य को, अपने हर कार्य को निभाने के लिए हमेशा वो तत्पर रही है हमारी घाटकों पर की आदरणीय नगर सेविका श्रीमती राखी जादव जी। नमस्कार ताई। नमस्ते। आप सभी लोग राखी जी को ताई के नाम से जानते हैं पूरे घाटकों पर। ताई, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने कीमती समय में से टाइम निकालकर हमारी जनता के लिए आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। क्योंकि मुंबई जिस दौर से गुजर रहा है और ऐसे कई सवाल लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। कई ऐसे सवाल के साथ लोग अटक चुके हैं कि इसका जवाब क्या होगा, हमें किस चीजों का पालन करना है। कई नियमों के पालन हो रहे, कई उल्लंघन हो रहे हैं। तो आप आए हो तो इस माध्यम से हम कई सवालों के जवाब हमारी जनता आपसे जानना चाहती है और ऐसे कई सवाल हमारी जनता ने आपको भेजे हैं। हम लोग ने बहुत अच्छे से शॉर्टलिस्ट करके उसके सवाल आज हम यहाँ से पेश करेंगे, उसके जवाब हम आपसे चाहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे फेस ऑफ की शुरुआत पहले सवाल के साथ। ताई, आपका जो ये सफर रहा, हर जगह पे जाना, हर हालात को देखना, मदद करना, तो आपको क्या लगता है कि मुंबई इस कोरोना की महामारी से जीत पाएगा या नहीं? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो जिस परिस्थिति का आज हम सभी मुंबई कर सामना कर रहे हैं, तो ये बात हमारे तक सीमित नहीं है, लेकिन पूरा विश्व जो है इस महामारी का सामना कर रहा है, इससे जूझ रहा है। मैं समझती हूँ आज मुंबई में जो परिस्थिति है, या हमारे अगर इस घाटकोपर विभाग के बारे में अगर हम बोले तो हमारे सभी लोगों ने एक जो प्रयास किया है कि इस विभाग में सभी लोग प्रतिनिधि जो है, फिर उनके माध्यम से जो लोग हैं यहाँ के रहवासी है, इन्होंने इस परिस्थिति पे मात करने के लिए हर एक कोशिश की है। मैं समझती हूँ जिस दिन से इस महामारी की शुरुआत हुई है, बिल्कुल उसी दिन से हम सभी इस कार्य में जुट चुके हैं। आपको इसमें अनुभव रहा होगा कि जब ये शुरुआत हुई, यानी जैसे केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से और मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से जिस तरह से जो सूचनाएं आती गई, इन सूचनाओं का पालन करने का काम हम सब ने किया है। बिल्कुल हो सकता है कि कई जगह पे लोगों ने इस बात का पालन नहीं किया, इसीलिए उनको शायद उसका अनुभव भी अलग आया होगा। लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। अगर आप देखेंगे तो हमारी सिविक सेंस भी हमको कुछ रखनी बहुत जरूरी है। अगर एक लोक प्रतिनिधि आपसे जुड़ा है तो आपका जो कार्य है या आपके उस वार्ड में जो अपेक्षित जो काम है वो करने के लिए आपका लोक प्रतिनिधि अगर आगे आता है, तो वहां पे रहने वाले जो रेसिडेंट्स है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पाले। पहले दिन से अगर आप देखेंगे तो इस विभाग में हमने देखा कि जैसे कोरोना के पेशेंट्स यहाँ पे आने लगे तो पूरा पैनिकिंग सिचुएशन था। लोग कह रहे थे कि अभी मतलब कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या है ये परिस्थिति।
कई कई बार बुजुर्गों के माध्यम से इस बात को मतलब शुरुआत में पूछा गया कि हम इसका सामना कैसा करें, यानी बहुत ही तभी उलझने थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त जाता रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो महानगर पालिका के माध्यम से जो उन्होंने सूचनाएं दी, तो उसपे से लोगों को मालूम पड़ने लगा कि डूज एंड डोंट्स क्या है। मैं समझती हूँ कि पहले टप्पे में हमने इस घाटकोपर विभाग में मेरे मतदार संघ में हमने पहली बात देखी कि जो मार्केट से जो हॉकर्स है, जहाँ पे फेरी वाले हैं, जहाँ पे भाजी लेने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे कई ज्यादा पैमाने में लोगों की वहाँ पे गर्दी हुआ करती थी। यानी अगर आप देखो तो करीबन 3-4 रोड जो ऐसे थे कि वहाँ पे करीबन 200 से 250 फेरी वाले थे। अब इन 200-250 फेरी वालों के पास जो भाजी खरीदने के लिए लोग आने वाले थे, उनकी तादाद जो थी वो 2000-1500 के घर में थी। तो अगर वहां पे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को वहां पे बहुत कठिनाई हुई थी और हमको भी लग रहा था कि ये लोगों के लिए धोखा है। अगर ऐसा अगर 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 इस बात को अगर हम लोग अगर बारकाई से नहीं देखते, वो ये सारे रास्तों के जो मार्केट्स है वो ग्राउंड में शिफ्ट करने का कारण ही ये था कि अगर हम वहाँ पे एक 10-10 फीट के डिस्टेंस पे अगर वहाँ पे फेरी वालों को बिठाते हैं, तो लोगों को भी आने जाने में वहाँ पे राहत रहेगी। जो गेट्स है वो मार्केट यानी जो ग्राउंड के जो गेट्स है, वहाँ पे हमने सैनिटाइजर लेकर हमने हमारे अटेंडेंट्स खड़े किए। हमने मार्केट में जो आने वाले जो फेरी वाले हैं वहाँ पे उनको हमने ग्लव्स और हैंड मास्क हमने वहाँ पे कंपल्शन किया। यानी जो भी जरूरत इस महामारी को रोकने के लिए जितना हम प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हम उसको लेने का वहाँ पे काम कर रहे थे। फिर हमने देखा कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है, जो डॉक्टर्स है, उन्होंने अपने क्लिनिक्स बंद रखे थे क्योंकि उनकी क्लिनिक्स की जगह छोटी थी। तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस जगह पर अगर क्लिनिक्स बंद होते तो कोरोना के अलावा लोगों को बहुत सारी बीमारियों की बात थी। कोई किसी को बॉडी पेन का था विषय, किसी को दूसरे कोई नॉर्मल रूटीन जो ये है डिजीजेस है, उसके लिए उनको डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो रहे थे। तो हमने हमारे जो घाटकोपर मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इनको हमने अपील किया। उन सारे डॉक्टर्स ने हमको यहाँ पे सहयोग करके हमने कम्युनिटी क्लिनिक का स्थापना किया। लोगों ने बहुत ही ज्यादा यानी घाटकोपर में अलग अलग कॉर्पोरेटर्स ने अपने अपने मतदार संघ में इसको बनाने का काम किया। कहने की बात यह है कि जिस तरह से किसी की भी तैयारी नहीं थी, ना हमारी थी ना प्रशासन की थी, अचानक ये सब महामारी हमारे को इसका सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में पहले टप्पे में जो हम समझ पाए या जो हमसे बन पाया वो हमने करने का काम किया। अभी इसी की बात आप देखेंगे तो माइग्रेंट्स लोगों का सवाल आया। माइग्रेंट्स इतने हजारों और लाखों की तादाद में पूरे मुंबई के शहर में थी। अपने घाटकोपर विभाग में इतने सारे माइग्रेंट्स थे कि जिनको रोज का जो खाने का उनका जो व्यवस्था है वो देखने का काम था। वो मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से वो व्यवस्था हुई। फिर उनको अपने गांव वापस भेजने का काम था। उसमें जिस तरह से राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्था रखी उसको हमने रद्द करने का काम किया। कहने का मतलब ये है कि हमसे लोगों ने भी सहयोग किया। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि लोगों ने सहयोग नहीं किया, लेकिन जिस तरह से पहले टप्पे में हमने लॉकडाउन को देखा, उसी तरह अगर लोगों ने उस बात को कई जगह पे हमने देखा, जो यंगस्टर्स है उनको इसकी इतनी जो गंभीरता जो हम कहते हैं उस तरह का व्यवहार नहीं होता था। Everybody wanted to come on the roads, so this is not right. You have to cooperate the department, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये सारी व्यवस्था हमारे लिए रखी है। तो मैं समझती हूँ कि ये एंटायर 65 डेज का जो सफर रहा, तो इस तरह से हर एक स्टेप पे हमने जो विषय सामने आया उसके सामने काम करने का हमने प्रयास किया। बट अभी आप कह नहीं सकते कि जीत पाएंगे या नहीं है, फिर भी हमारी लड़त चालू है उसको जीतने की। नहीं, बिल्कुल हम जीत पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे जो सिनेरियो फर्स्ट डे था उससे आज अगर आप देखेंगे तो काफी सा ये माहौल जो है इसको लोगों ने समझा है और लोगों की अब उस तरह से तैयारी है। लोग समझते हैं कि हमको क्या करना है, हमको नहीं करना है। जैसे हमको सार्वजनिक जगह पे जाना है तो हमको मास्क पहनना है।
अगर हमको घर आना है तो हमको अपने घर में जो बुजुर्ग है या बच्चे हैं उनको हमको संभालना है, या हमको जिस तरह से घर में आने के बाद सारे मतलब क्लीनलीनेस की जो कि बात रखी है प्रशासन ने, उस तरह से अपने को हैंडल करना है। तो ये सब अगर हम देखेंगे तो लोगों ने इस बात को समझा है और उस तरह से हो रहा है। शो में आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल हमारी जनता ने आपसे किया कि वो जानना चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक पेशेंट और असिस्टमेटिक पेशेंट में फर्क क्या है, और इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से लोगों को बताइए, और हमारी प्रशासन इस बात की क्या तैयारी कर रही है। सिम्टोमेटिक पेशेंट और असिम्टोमेटिक पेशेंट, अभी देखिए इसकी आप व्याख्या अगर मुझे आप पूछे तो सिम्टोमेटिक पेशेंट क्या होता है कि जिसमें कोरोना के लक्षण है, जिसके शरीर में कोरोना के लक्षण है, जैसे उनको बुखार है, सर्दी है, वो ब्रेथलेस है, उनको थ्रोट में इचिंग है, ये सब जो लक्षण है, यानी ये सिम्टम्स है कि उस व्यक्ति को कोरोना हो सकता है। अभी असिम्टोमेटिक पेशेंट कैसा होता है कि जो इसकी इम्यून पावर अच्छी है, जैसे यंगस्टर्स है, उनकी इम्यून पावर अच्छी होती है, लेकिन वो कैरियर्स होते हैं। अगर उनको उसकी कोरोना की अगर लागन भी होती है तो वो पूरी तरह से यानी एकदम अचानक से वो खुलती नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तब जाके वो पॉजिटिव होते हैं, यानी वो ओपन अप होता है कि वो उनमें सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन जब तक उनको सिम्टम्स नहीं आते हैं वो पेशेंट असिम्टोमेटिक होता है और वो एक कैरियर बनता है। वो उस बात को लेकर, अभी जैसे आप एक फैमिली में अगर आप देखेंगे, अगर सीनियर सिटीजन से छोटे बच्चे हैं तो उनकी इम्यून पावर कम होती है। अगर उस फैमिली में किसी की कोई सर्जरी हुई है, किसी को डायबिटीज है, या किसी को आप देखेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर की इश्यूज है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उनमें कुछ इम्यून पावर कम होती है। ऐसी स्थिति में उनको हमको संभालना है। एक परिवार में उनको हमको बहुत संभालना है। उसी फैमिली में अगर यंगस्टर्स है तो यंगस्टर्स क्या बोलते हैं कि हम घर से बाहर निकलेंगे, हमारी तो इम्यून पावर अच्छी है, हमको तो कुछ लग नहीं रहा है कि ऐसे कोई उसके कोरोना के लक्षण नहीं है, तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जब ऐसे माहौल में आप बाहर निकलते हो और फिर उस बात को लेकर आप जब घर में आते हो तो हमारे घर के जो सदस्य है उनको इनका इन्फेक्शन होना बहुत ही मतलब होने की चांसेस है। तो इसलिए हमको उनको संभालना है। और मैं समझती हूँ कि जो जिन किसी को भी सिम्टम्स है, जो भी लोग ब्रेथलेस है, आज हम लोग देखेंगे तो गए इस 2-2.5 महीने में हम क्या देख रहे हैं कि सिम्टम्स आए हैं उनको, लेकिन लोग छुपाने की बात करते हैं। लोग नहीं बताना चाहते कि हम कोरोना पॉजिटिव है। उनको ऐसा लगता है कि एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। कई सोसाइटीज में हमने देखा है, कई स्लम्स में हमने इस बात को अनुभव किया है। अगर उस सोसाइटी का कोई सदस्य अगर कोरोना पॉजिटिव होता है, कोविड-19 से वो इन्फेक्ट होता है, तो उस सोसाइटी के लोग हमको फोन करने लगते हैं कि अरे हमारी सोसाइटी का एक सदस्य जो है उसको कोरोना हो गया, अब पहले उसको लेके जाओ और उसके परिवार को भी इधर से निकालो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो हमारे पास जो कोरोना पॉजिटिव है उनको हमको आधार देना चाहिए। उनको अगर हमारा असिस्टेंस चाहिए तो हमको उनके तक पहुंचना चाहिए। ये सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्था, फिर उसमें भले उनके घर में सैनिटाइजेशन हो, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात हो, या अपने हेल्थ पोस्ट है, हमारी डिस्पेंसरी है, राजावड़ी हॉस्पिटल है या उससे हायर हॉस्पिटल है, वहां तक उस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को लेके जाने की बात जो है, इन सब बात में हम जुड़े हुए हैं। मैं समझती हूँ कि आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहती हूँ, सारे रेसिडेंट्स ऑफ घाटकोपर मुंबईकरों को मैं अपील करना चाहती हूँ कि आपने पहले तो इस बात को समझना है कि कोरोना पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास है या अपने घर में है तो उनको पहले तो हमको आधार देना चाहिए। यस, आई होप कि हमारी जो भी जनता आज का ये शो देख रही है और ताई का जो भी आपको एक संदेश आ रहा है, आप उनको समझिए। हमें उनको निगलेक्ट नहीं करना है। वो सभी देश के जो वासी है, जो भी भारतीय हो, हम सब एक भाई हमारे ही है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। इन्फॉर्म करना जरूरी बनता है, लेकिन हम उनसे दूरी अपनी नहीं बना सकते।
आगे बढ़ते हुए ताई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जिस तरह से हम मुंबई के आंकड़ों को बढ़ते हुए देख रहे हैं, पहले वीक में था कि हम 2 गुना पेशेंट बढ़ते थे, दूसरे वीक में 3 गुना पेशेंट बढ़े, उसके तीसरे वीक में 4 गुना पेशेंट बढ़े। अगर आने वाले वीक में अगर 5 गुना पेशेंट बढ़ जाए तो हालत कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो उसके बारे में आपका क्या अभिप्राय होगा? देखिए, पहले स्टेज में जब हमको प्रशासन ने सूचित किया था कि आप लोग घर में रहो, लॉकडाउन का कुछ अर्थ था, मैं समझती हूँ। हम लोगों ने उस बात का वायलेशन किया, राइट। नागरिकों ने इस बात का वायलेशन किया, इसकी जिम्मेदारी हमने नहीं ली। नागरिकों ने इसकी जिम्मेदारी लेनी बहुत जरूरी थी। इस वजह से क्या हुआ है, आप देखेंगे कि ये इन्फेक्शन जो है ये एक तरह से एक कैरियर से दूसरे कई लोगों तक उसको जाने का काम कर रहा है। अभी जो पेशेंट जो वो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर आप देखेंगे, अगर आप उनको व्यवस्था जो है, यानी अगर उनको मेडिकेशन चाहिए, उनको असिस्टेंस चाहिए, तो उनके तक वो आज नहीं मिल रही है। इसका कारण है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आज वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास बेड्स की जो क्षमता है वो अगर लोकल हॉस्पिटल्स में कम है तो हायर सेंटर्स में जाना पड़ता है। तो इन सब बातों को आप देखेंगे तो हर स्टेप पे लोगों को असिस्टेंस मिलने के लिए मैं समझती हूँ कि कुछ हद तक हम कम पड़ रहे हैं। ओके। आगे बढ़ते हुए आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगा कि मुंबई महानगर पालिका ने एरिया के हर एक नगर सेवक को 10 लाख रुपए का फंड दिया गया है। सो उस फंड का आपने कैसे सदुपयोग किया जनता की सेवा के लिए? हाँ, अभी हमारे मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से स्थायी समिति में हमने माननीय हमारे अध्यक्ष जो है उनके पास हमने प्रस्ताव रखा था, और हमारे आयुक्त को भी हमने इस विषय पे हमने ये प्रस्ताव रखा था कि सभी नगर सेवकों को अपने अपने विभाग में जो इस महामारी की परिस्थिति है इस पे काम करने के लिए कुछ निधि उपलब्ध होना चाहिए। जैसे अगर एक नगर सेवक है, अगर अपने विभाग में कोई मेडिकल कैंप्स करना चाहता है तो वहाँ पे मेडिसिन की जरूरत है। अगर वहाँ पे स्क्रीनिंग कैंप करना चाहता है तो वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है। अगर वहाँ पे क्लीनिनेस की बात है या सैनिटाइजेशन करना है तो सैनिटाइजेशन की इक्विपमेंट्स की जरूरत है। तो ये सारी बातें खरीद करने के लिए हमने ये फंड की वहाँ पे मांगनी की थी, और हर एक कॉर्पोरेटर को मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से 10 लाख रुपए का निधि वहाँ पे उपलब्ध किया गया है। और मुझे जो ये निधि उपलब्ध किया गया है उसमें हमने थर्मल गन्स है, फिर पल्स ऑक्सीमीटर है, फिर सैनिटाइजेशन के जो लिक्विड्स है उनके जो मशीन्स है, इसके अलावा फिर हमने जो मेडिसिन है वो सब वहाँ पे हमने खरीदी किया है। फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है वो हमने ऑर्डर किया है। ये सारी वस्तु जैसे जैसे जहाँ पे जरूरत पड़ रही है वो महानगर पालिका, हम लोग हमारा प्रस्ताव महानगर पालिका को दे रहे हैं और महानगर पालिका उस तरह से उसकी खरीदी करके लोगों में उसको बांटने का काम कर रहे हैं। कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल है, कई ऐसी क्लिनिक्स है जो भी सस्पेक्ट पेशेंट और कोविड पेशेंट होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट देने से कतरा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? उन्हें वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं समझती हूँ आपके माध्यम से मैं सारे हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट क्लिनिक्स है, उनको मैं अपील करूंगी कि आज सबसे ज्यादा आपकी मदद की लोगों को जरूरत है। डेफिनेटली लोग आपसे मेडिकल असिस्टेंस की उम्मीद रखती है। राइट। कई सालों से हमारे घाटकोपर विभाग के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़े नामांकित जो डॉक्टर्स है, उन्होंने लोगों की सेवा की है। आज भी अगर आप देखेंगे तो काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो क्लिनिक्स है वहाँ पे क्लिनिक्स के डॉक्टर्स जो है वो करीबन दिन के 100 पेशेंट्स चेक कर रहे हैं। मैं समझती हूँ हमारे सबसे ज्यादा आज की लोगों की जो कठिनाई है कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स नहीं मिल रहे। आज भी कुछ हद तक हॉस्पिटल्स इस बात को नहीं समझ रहे हैं।
वो सस्पेक्टेड पेशेंट है तो हम नहीं लेंगे, कोविड पेशेंट है तो हमारे पास बेड उपलब्ध नहीं है। ऐसी काफ़ी लोगों की हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही है, लेकिन डिपार्टमेंट के माध्यम से या एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल्स के जो रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स है, ओनर्स है, उनसे हम बात करने का काम कर रहे हैं और एक मार्ग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मेरा आपसे एक सवाल है कि जनता ये जानना चाहती है कि क्यों स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर आप लोग बना रहे हो, क्यों एक अस्पताल की व्यवस्था हमारी सरकार नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपका क्या अभिप्राय होगा? नहीं, देखिए, अभी इस पर अगर आप बात करेंगे तो आज की ये जो परिस्थिति है, ये जो पैंडेमिक है, ये अचानक से आया हुआ है। ये खाली हमारे मुंबई की बात नहीं है, खाली महाराष्ट्र की बात नहीं है, कि हमारे देश की बात नहीं, पूरे विश्व में ये परिस्थिति निर्माण हुई है। अगर हम खाली अपने राज्य की बात अगर करेंगे या हम हमारी मुंबई की बात करते हैं, तो हमारे मुंबई में कितने ऐसे बीएमसी हॉस्पिटल्स है या मेडिकल कॉलेजेस है या उसको लग के हमारे पास हॉस्पिटल से आप खुद देखेंगे। आज जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए हमको और हॉस्पिटल्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये आज की जरूरत है। आज अगर इस बात को हम देखेंगे तो एग्जिस्टिंग जो हमारे बीएमसी हॉस्पिटल्स है या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, उन पे इतना लोड है, तो इस परिस्थिति में हम ओवरनाइट तो हॉस्पिटल नहीं बना सकते। डेफिनेटली हमारी राज्य सरकार के हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री जी है, ये सभी लोग इस बात को आज इसको पूरी तरह से उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरनाइट कोई हॉस्पिटल नहीं बनेगा। आज लोगों को आइसोलेशन सेंटर की जरूरत है, क्वारंटाइन सेंटर्स की जरूरत है। हजारों लोगों को एक ही टाइम पे ये जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स है, जहाँ पे हम इस बात को उन लोगों के रहने की जो एरिया है, उस उधर ही नजदीकी आइसोलेशन सेंटर होना चाहिए। इस तरह से एक जो प्रयास है वो मुंबई महानगर पालिका ने यहाँ पे किया है और मैं समझती हूँ कि लोगों की ये व्यवस्था है। अगर ये स्कूल से आप देखेंगे, आज स्कूल्स बंद है, हम बच्चों को हम हमारे बच्चों के लिए हम रिस्क नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को हम स्कूल्स नहीं भेज सकते। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जो स्कूल्स है, इनकी क्लासरूम्स है, उनको हम आइसोलेशन सेंटर के लिए या हम क्वारंटाइन सेंटर के लिए हम लोग यूज कर सकते, लोगों को हम वहाँ पे व्यवस्था दे सकते। इसीलिए इन स्कूल्स में हमने ये सेंटर्स बनाए हैं। कहीं ऐसा सुना गया था कि अंबानी ने अपना एक प्राइवेट अस्पताल स्टार्ट किया और कई मरीजों को वहां पे एडमिट किया, तो सरकार इस पे विचार विमर्श कब तक करेगी? यानी समझो कल अगर जुलाई अगस्त में हमारी स्कूलें स्टार्ट हो जाती है, सो जो मरीज स्कूल में एडमिट है तो उनको फिर हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे अगर हमारे पास अस्पताल की व्यवस्था नहीं हुई तो? नहीं, देखिए, आज की स्थिति में अगर आप पूछेंगे तो मैं समझती हूँ कि अगस्त तक तो स्कूल स्टार्ट नहीं होंगे। तो शायद तब तक हमारी जो राज्य सरकार की जो आगे की जो व्यवस्था करने की बात है, उसमें हम काफी इस बात को लेकर हमारी तैयारी रहेगी कि भविष्य में अगर हमारे को आइसोलेशन सेंटर्स और एक्सटेंड करने पड़ेंगे तो राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका उस पर काम कर रही है। सवाल में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो फर्स्ट अनलॉक हुआ है, तो सरकार ने किस बातों को ध्यान में रखते हुए ये फरमान दे दिया, और उनका मिशन का नाम दिया है कि मिशन बिगिन अगेन। अगर इस अनलॉक में मरीज बढ़े तो, क्योंकि अभी के हालात में जितने मरीज है उनकी रखने की व्यवस्था हम बहुत मुश्किल से हो रही है। आप दिन रात उसके लिए भागते हो, सभी नगर सेवक उसके लिए सेवा में जुड़े हुए हैं, बट कई लोगों को घर में भी रखा जा रहा है। बट अगर संख्या बढ़ गई इस अनलॉक में, तो फिर आपको ये नहीं लगता कि मुश्किल हमें बढ़ेगी मरीजों की व्यवस्था करने में? नहीं, मैं समझती हूँ आज हम सेकेंड अनलॉक, सेकेंड फेज ऑफ अनलॉक उसमें है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो अपनी जो लाइफस्टाइल है या मुंबई जो है, मुंबई कभी किसी के लिए रुकी नहीं है। ये हम हमेशा हम लोग अपने चर्चा में कहते हैं, जिंदा दिली है मुंबई हमेशा। यस, सो कभी ना कभी इस बात को लेके लोगों की जरूरत है। जब जरूरत थी कि लोगों को हमको घर में रोकना था, प्रशासन ने इस बात को रखा, हमने उसका स्वागत किया, हमने उस बात को समझा और लोगों ने सहयोग किया। लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त जा रहा है, हम देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन क्या था, लोग समझ रहे हैं कि आज
अनलॉक हो रहा है तो उसमें हमको क्या करना है, और इसी के आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो ये मिशन बिगिन अगेन इटसेल्फ इज अ सेइंग, मिशन बिगिन अगेन इटसेल्फ इज अ सेइंग, कि हमको फिर उस उम्मीद से जागना है, हमको फिर उस उम्मीद से हमको आगे बढ़ना है। Right. हमारी जो जिंदगी है या हमारा जो परिवार है या हमारा जो क्षेत्र है, इसको फिर एक बार हमको जिंदा करना है। इस बात को लेकर ये मिशन बिगिन अगेन हुआ है, और इसमें किसी तरह का फरमान नहीं है, ये एक प्रयास है। आप उसको फरमान करके नाम ना दे, ये एक प्रयास है कि हर एक व्यक्ति का जो जीवन है उसको सरल सुलभ किस तरह से की जाए, इसका प्रयास प्रशासन ने किया है, और महाराष्ट्र सरकार जो है इसको एक बहुत अच्छी तरह से निभा रही है, ऐसा मैं समझती हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बारिश की सीजन शुरू ऑलमोस्ट हो चुकी है, और हर जगह पे मुंबई में काफी जगहों पे पानी भर जाता है, और बीएमसी का हमेशा एक दावा रहता है कि हमने बारिश के पहले सारे जो भी नाले हैं उनको हमने साफ कर दिए हैं। लेकिन अगर आप पिछले साल की अगर हम बात करें तो कई जगहों पे पानी भरे, उससे कई लोगों के कुछ नुकसान हो चुके हैं घरों के अंदर। तो क्या ये साल उन्हें इस महामारी के साथ लड़ते हुए इस सिचुएशन की भी हालात को समझते हुए फेस करना पड़ेगा कुछ, उसके लिए आपका क्या अभिप्राय होगा? देखिए, मुंबई शहर जो है, अगर आप देखेंगे, हम कई चैनल्स है या कई वीजेस है, उन्होंने मुंबई की बारिश में जो परिस्थिति हुई है इसमें अलग अलग अपनी टिप्पणी रखी है। मैं उस बात में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल कहूंगी, जब हम प्रशासन से कुछ उम्मीद रखते हैं, अगर हम प्रशासन को कहते हैं कि ये जिम्मेदारी आपकी, इसको आपने नहीं निभाया, तो दूसरे जगह उसी जगह पे आपको ये भी देखना है कि हम हमारा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं क्या। गए 1 महीने से हम खुद 3 से 4 बार हमने हमारे विभाग के जो बड़े नाले हैं उनको साफ करने का काम किया। परसों की बारिश में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से प्लास्टिक, थर्मोकॉल, घर का जो टूटा फूटा हुआ फर्नीचर, फेंके हुए कपड़े, इन सब को हमने उस फ्लोटिंग्स के द्वारा हमने, जहाँ पे पानी का जो बहाव है, जो खाड़ी की तरफ जाता है, जो क्रीक की तरफ जाता है, उस कलवर्ट्स में ये सब सारा फ्लोटिंग अटक के पानी का जो बहाव है वहां पे रुक गया। और इससे क्या होता है कि जैसा वो पानी का बहाव रुकता है तो उसके पीछे का जो एरिया है, जो स्लम है, ये जो बिल्डिंग एरिया है, जो लो लाइन है, जो जहाँ पे पानी जल्द से जल्द वहाँ पे घुस जाता है या भर जाता है, तो ऐसे वाटर लॉगिंग एरियाज में इस पे ज्यादा इफेक्ट होता है। जिम्मेदारी किसकी है? हम खुद एक जिम्मेदार नगर सेवक है, हम खुद ने 3 से 4 बार अगर ये नाले साफ होने के बाद भी अगर इतना फ्लोटिंग आता है तो कहीं ना कहीं हम नागरिक पे उतने जिम्मेदार हम लोग रहे हैं। अगर हम हमारी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो हम प्रशासन को और कितनी बार नाम रखेंगे? प्रशासन तो हमारे नालों में आके कचरा नहीं डाल रहा है, प्रशासन तो हमारे नालों में आके प्लास्टिक नहीं डाल रहा है, हम ही नागरिक यहाँ पे डाल रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए, जब तक हम हमारी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक मुंबई को हम रिलीफ नहीं दे पाएंगे। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता जो भी नाले है उसकी हम हाइट बढ़ा दे वॉल की, या तो उसको कम्प्लीटली कवर कर दे, तो इससे हमारी मुश्किल ही कम हो जाए और आपको जो इतना विजिट करना पड़ रहा है वो रीजन से, तो उसके लिए कुछ हो सकता है शायद, कोई उम्मीद? देखिए, आपको अगर याद होगा, यानी इनफैक्ट सभी ने अनुभव जो मुंबई करों ने लिया, 26 जुलाई की जो परिस्थिति थी 2005 में, जो परिस्थिति रही उसका अनुभव हमने लिया, और उसी के बाद कई बार मुंबई के ऐसे हालात का हमने अनुभव लिया है। मुंबई महानगर पालिका ने तभी निश्चित किया था कि जो ये मुंबई के जो नाले हैं, हम कई नगर सेवकों ने हमने हमारा प्रस्ताव रखा था कि ये नाले जो है इसको बंद कर दीजिए, इसको कवर कर दीजिए, इसको स्लैब डाल दीजिए, इसको कुछ फोल्डिंग वाले आप डोम की तरह कुछ उसके ऊपर कवरिंग्स डाल दीजिए। लेकिन क्या होता है कि अगर नाले हम लोग कवर कर रहे हैं तो वहां पे इंक्रोचमेंट आ रहा है। ज्यादातर स्लम्स में ये अनुभव रहा। आज भी आप देखेंगे तो मुंबई शहर के कई स्लम्स में नालों को कवर करने के बाद वहां पे अनधिकृत बांधकाम हुआ है। ये बात सही है कि प्रशासन ने इस पे काम करना चाहिए, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आज हमने प्रशासन को ये प्रस्ताव रखने के बाद
अभी इन 2 सालों में हमारे नगर सेवकों के हमारे जो प्रस्ताव रहे हैं उसके ऊपर प्रस्ताव अभी प्रशासन काम कर रही है। जो स्लम्स है वहां पे हमने ऐसा प्रपोज किया है, जहाँ पे सोसाइटीज है, जहाँ पे सोसाइटीज के सामने के नाले है कि लोग वहां पे कचरा न डालें, इसलिए कवरिंग का हमने प्रस्ताव रखा है और उस पर प्रशासन काम कर रहा है। दर्शक मित्रों, जैसे आप हम लोग के साथ जुड़े हुए तो आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि बीएमसी की ओर से आप सबको अपील एक की जाती है कि जो भी कचरा है, कूड़ा है, घर का कुछ भी प्लास्टिक है या कोई भी चीज है, प्लीज आप नाले में ना डालिए। अगर कोई एक नागरिक वो गलती कर रहा है तो अगर दूसरा नागरिक उसे रोक सकता है। हर जगह हर वक्त हमारा जो भी प्रशासन है हर जगह हर टाइम नहीं पहुंच सकते, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमें भी हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इस शो के माध्यम से आप उन बातों को समझोगे और ताई ने जो अपील की है कि आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, तो उस पर आप विचार विमर्श करके अप्लाई करोगे कि कोई भी कचरा कूड़ा आप नाले में ना डालो, क्योंकि सीजन शुरू हो चुकी है। कभी भी अगर उसका कुछ बुरा असर हुआ तो भुगतना हमें ही पड़ेगा। तो प्लीज बी केयरफुल, उस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए प्रशासन ने एक नियम लागू किया था कि सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का मार्केट खुला रहेगा। एक पहला एक अनाउंसमेंट था। अब एक नियम आया कि 3 दिन लेफ्ट साइड की दुकान खुली रहेगी, 3 दिन राइट साइड की दुकान खुली रहेगी और रविवार को सारा मार्केट बंद रहेगा। सिर्फ जो भी मेडिकल है और डेयरी फार्म जो शॉप है बस वही खुली रहेगी। तो कई हमारे ऐसे दुकानदार है, कई ऐसे दुकान वाले हैं, उनको एक कंफ्यूजन है कि हम कहाँ से लेफ्ट से आते हैं और हमारी दुकान कहाँ राइट साइड से आती है, और उन चीजों का वो समझ नहीं पा रहे और उसी की वजह से कई नियमों के उल्लंघन हुए हैं और इन 2 दिनों में कई लोगों ने अपनी दुकानें खोल दी है और उसका पालन नहीं हो रहा है और प्रशासन ने उस पर कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया और या फाइन भी नहीं मारा हुआ कि लोगों को पता चले अगर हम किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हमें क्या भुगतना पड़ता है। नहीं, देखिए, अगर आप दुकानों के बारे में अगर पूछे तो पहले तो जो जीवन आवश्यक वस्तु है जैसे ग्रोसरीज है, मेडिसिन है और या दूध वगैरह, ये सब जो है ये एसेंशियल्स थे, तो इनकी दुकानें खुली रखने की वहां पे व्यवस्था प्रशासन ने की थी। अभी जैसे ये सेकेंड फेज ऑफ अनलॉक है, इसमें जो व्यवस्था है वो है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक दुकानें खुली रह सकती है। इसके बाद का जो टाइम है उसमें खाली मेडिकल स्टोर्स जो है उनको खुला रखने का वहां पे ये प्रबंध किया गया है। अभी जो राइट एंड लेफ्ट साइड की जो दुकानें हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम शॉपर स्टॉप की ओर से आ रहे हैं, हम एमजी रोड की तरफ से आ रहे हैं, तो हमारी राइट साइड में जो दुकानें हैं, शॉपर स्टॉप से आप अगर चेंबूर से घाटकोपर टुवर्ड्स घाटकोपर आप आते हो तो आपकी राइट साइड में जो भी दुकानें हैं दैट विल बी ओपन ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और आपकी राइट साइड में दुकानें जो है वो खुली रहेंगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और इनका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। नाउ फॉर एग्जांपल जो इंटरनल रोड्स है, इंटरनल रोड्स पे जैसे सामने दुकानें ही नहीं है, एक ही लाइन में दुकानें, रोड के दूसरी तरफ दुकानें ही नहीं है, तो ऐसी जगहों की हम कॉल ले रहे हैं कि वहाँ पे क्या करना है, तो हम कल तक ये सब लोगों को बताएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई लोगों को फाइन करने की बात नहीं है या ऐसा कोई स्ट्रिक्ट या यहाँ पे रूल्स की बात नहीं है। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, जब तक इस व्यवस्था में हम हमारी जिम्मेदारी समझेंगे नहीं, तब तक मैं समझती हूँ प्रशासन आकर उसके ऊपर एक्शन ले, ये बातें होनी नहीं चाहिए। हमने हमारी जिम्मेदारी समझ ली। एक दुकान जो है वो इस विभाग की व्यवस्था है, वो इस विभाग की जरूरत है, तो उस दुकान का जो भी ओनर है उन्होंने समझना है उनकी खुद की जिम्मेदारी। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है तो हर काम सुलभ हो जाएगा, मैं ऐसा समझती हूँ। सो ये जो रूल्स है 9 से 5 का सिर्फ दुकानदारों के लिए है कि जो मॉल भी है छोटे जैसे ऑडियन मॉल के अंदर जो है, तो वो नियम सेम उनके लिए भी रहेगा 9 से लेके 5 बजे तक ही उनको अपना ग्रोसरी स्टोर जो मॉल के अंदर बनाया हुआ उसी टाइम तक उन्हें यूज करना है, उसके बाद बंद कर देना है। देखिए सेकेंड फेज ऑफ अनलॉक जो है उसमें आपने जो देखा,
मतलब हम सभी ने अनुभव लिया कि हर हर कोई रास्ते पे आकर देखना चाहता था क्या क्या चल रहा है मुंबई में। यानी करीबन 2-2.5 महीने से जो लोग घर में रहे, उनको अपने ऑफिस जाना है, उनको अपने रिश्तेदारों को मिलना है, यानी जिस तरह से लोग लोग घर से बाहर निकले, मैं समझती हूँ एक तरह से वो एक धोखा भी है। डेफिनेटली। हाँ, वो एक धोखा भी है। इस वजह से धोखा है कि हमने देखा बसेस में लोगों ने लाइन में वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रही। यानी प्रशासन हमको किस हद तक हमारी व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम करेगा। अगर हम सिविक सेंस नहीं रखेंगे, हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमारा व्यवहार नहीं रहेगा, तो प्रशासन काम कैसे करेगा। राइट। प्रशासन हर एक व्यक्ति के पीछे तो नहीं खड़ा रह सकता है। प्रशासन को हमको सहयोग करना बहुत जरूरी है। प्रशासन ने जो सूचनाएं हमको किया, उसका उसका जो आगे का जो अमल करना जो है, वो हमारे हाथ में है। मैं समझती हूँ अगर वो हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस महामारी पे हम मात कर पाएंगे। इस लॉकडाउन के चलते हुए आपने घाटकोपर के 2 मार्केट को अरुण विद्या गार्डन में शिफ्ट किया गया, जहाँ पे सभी लोग इजीली अपनी सब्जी ग्रोसरी ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ हमें उस एरिया में देखने मिलती है और वहाँ अंदर जाते ही कोई भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि, और काफी ऐसे सब्जी वाले हैं जो काफी टाइम मास्क और ग्लोव्स पहने बगैर ही सब्जी को बेचते हैं। तो इस मार्केट के दुकानों के लिए अगर कुछ नियम बने हैं, तो क्या सब्जी वालों के लिए भी कोई नियम है कि ये सब्जी वाले मंडे टू सैटरडे तक मार्केट खुला रहेगा कि एक दिन खुला एक दिन बंद? उसके लिए प्रशासन ने कुछ सोचा हुआ है, किस तरह से होगा? नहीं, मार्केट जो है वो रोज खुला रहेगा। ओके। क्योंकि सब्जी लोगों को चाहिए। अभी विषय ऐसा है कि जैसे गार्डन्स जो है, अभी जॉगिंग इज अलाउड, वॉकिंग इज अलाउड, तो निश्चित रूप से नागरिक चाहेंगे उनके लिए अब ये जो गार्डन्स है या प्लेग्राउंड है, जिसको हमने मार्केट में उसका बदल किया है, तो लोग चाहेंगे कि अभी वो उनके लिए उपलब्ध हो। हम उसके ऊपर भी प्रशासन के माध्यम से काम कर रहे हैं। बात खाली ये है कि फिर एक बार मैंने जैसे कहा, आप देखेंगे इस मार्केट में आने वाले जो नागरिक है, यानी पहले जो महिलाएं खाली भाजी लेने निकलती थी, अभी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भाजी लेने आ रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि काफी महिलाओं से मेरी सहेलियां हैं, मेरे काफी परिचित लोग हैं, मैंने उनको उस मार्केट में मैं मिली हूँ। मैं उनको पूछती हूँ कि आप मार्केट में आते हो तो आप गाड़ी लेके क्यों आते हो? आप गाड़ी लेके आते हो तो जैसे तैसे आप पार्किंग कर रहे हो। आप वहाँ पे एक तो ट्रैफिक जाम हो रही है, हर कोई गेट के सामने गाड़ी पार्क करना चाहता है, 2 मिनट में आता हूँ, 4 मिनट में आता हूँ, ऐसा बोल के जैसे तैसे गाड़ी पार्क करके जाता है। तो आप बताइए कि प्रशासन इस पे जिम्मेदार कैसा है? राइट। कई लोग जो मास्क पहन के नहीं आते, उनको हमारे अटेंडेंट अगर वो एंट्रेंस पे रोकते हैं तो वहां पे उनकी इज्जत हो जाती है उनके लोगों से। यानी अगर कोई आपको शिस्त लगाने की बात करता है, अगर कोई व्यक्ति वहां पे जो अटेंडेंट है, जो जिम्मेदार व्यक्ति वहां पे अपॉइंट किया गया है, वो अगर आपको कहता है कि आपको ये नहीं, जो गलत है वो नहीं करना है, तो आप उससे वहां पे बातों में आपका संघर्ष होता है। तो फिर एक बार मैं वही कहूंगी कि जब तक हम सिविक सेंस अपने में नहीं लाएंगे, तब तक ये बातें होती रहेंगी। मार्केट आज मैदान में है, कल ये अपने अपने रोड्स पे चला जाएगा, या जहाँ पे हॉकिंग जोन है वहां पे चला जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था लोगों की है। सब्जी हम लोगों की एक मांग है, सब्जी मंडी है या सब्जी मार्केट है, ये लोगों की एक व्यवस्था है। अगर वो लोगों को देना है तो कहीं ना कहीं हमको देना है। हर कोई भाजी चाहता है, लेकिन अपने दरवाजे में भाजी मार्केट नहीं होना चाहिए, ये चाहता है। तो मैं समझती हूँ प्रशासन इस पे काम कर रहा है, हम लोग प्रतिनिधि इस पे कोई ना कोई मार्ग निकालने का काम कर रहे हैं। अभी मैं समझती हूँ ये परिस्थिति जो है, पैंडेमिक खत्म होती है तो जो हॉकिंग जोन से वहाँ पे ये मार्केट्स शिफ्ट करने, ये हॉकर्स जो है, जो लीगल हॉकर्स है, उनको उन हॉकिंग जोन्स पे हम शिफ्ट करने का काम करेंगे और एक अच्छी व्यवस्था हम लोगों को देने का काम करेंगे। आपने बताया कि कुछ कपल आ जाते हैं, लेकिन आजकल तो मैंने ये भी देखा है कपल के साथ काफी बच्चे लोग भी आने लगे हैं, तो वो बहुत एक गलत बात है। शायद वो चीज आपकी पॉइंट से बहुत सही है कि सिविक सेंस और अपनी एक समझदारी होनी जरूरी है कि हम बच्चों को तो एटलीस्ट साथ में लेके ना चले। लेकिन कहीं ये डर नहीं लगता है कि लोग इतने बाहर निकल चुके हैं, बाहर निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और पता नहीं लोग
हर रोज इतनी भीड़ देखने मिलती है, तो एक ख्याल आता है कि लोगों को इतनी जरूरत होती है रोज। ये कैसे कैलकुलेट करें हमें भी पता नहीं है, बट फिर भी लोग जिंदगी जीने के लिए कैसे बिना सोचे निकल जाते हैं, आज ये लेना है वो लेना है, इतनी भीड़ भाड़ मार्केट में, हर चीज ओपन हो चुकी है। तो आई होप कि वो चीज लोग समझे। नहीं, इनिशियली जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और मार्केट्स है या ग्रोसरीज की शॉप्स है, यहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग में किस तरह से लोगों ने खड़ा होना चाहिए, ये सब हमने लोगों को अपील किया, लोगों ने उस बात को माना भी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया, लोगों के दिल में जो डर है वो कम होने लगा है। लोग समझ, अभी अपनी जिम्मेदारी क्या है वो थोड़ा थोड़ा लोग समझने लगे हैं। लोग समझते हैं कि अगर हमको हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, अगर हम मास्क पहन रहे हैं, अगर हम कोई चीज को हाथ नहीं लगा रहे या हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो वी आर सिक्योर्ड। सो ये माइंडसेट लोगों का हो गया है, और इसलिए नाउ दे आर आउट फ्रॉम देयर हाउसेस फॉर देयर वर्क एंड फॉर एवरीथिंग। सो आई थिंक दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। दर्शक मित्रों, आप जो भी लोग ये प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, उन्हें ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दुकानदार है, उनका जो भी कंफ्यूजन है राइट और लेफ्ट की बातों को लेकर, वो प्रशासन उस बात पे आपसे बहुत जल्द जुड़ जाएगी, और आपका जो भी कंफ्यूजन है वो आपसे दूर कर देंगे आज या तो कल में। लेकिन आपको जो नियम बताया गया है कि आपको लेफ्ट साइड, आपको अभी तक वो संभालते हुए लेफ्ट और राइट का ध्यान रखते हुए अपनी दुकानों को खोलना है। और जो भी सब्जी लेने मार्केट में जाते हैं, उन सभी नागरिकों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क, हैंड ग्लोव्स के साथ दिखिए, और कृपा करके अपने बच्चों को अपने साथ लेकर मार्केट में ना आइए। बस उस बात का ध्यान रखिए। जितना हो सकेगा प्रशासन अपनी ओर से सारी चीजों का मदद लेकर आप तक पहुंचेंगे, आपके लिए सब करेंगे। लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है उनको सपोर्ट करने की, तो उस बात का आप भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कंटेनमेंट जोन और क्लस्टर जोन और रेड जोन में फर्क क्या है? देखिए, कंटेनमेंट जोन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव डिटेक्ट होता है, तो वहां पे डिपार्टमेंट आके वो कंटेनमेंट जोन वाला बोर्ड लगाता है। अब जब ये कंटेनमेंट जोन का बैनर वहां पे लग जाता है, तो उस सोसाइटी ने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस परिवार में व्यक्ति कोई कोविड पॉजिटिव है, उन्होंने पहले तो आइसोलेट होना है। यानी इफ उनके घर में पेशेंट, अगर वो कोविड पॉजिटिव जो व्यक्ति है, वो अगर हॉस्पिटल में, अगर सिम्टम्स है उनको, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगर वो असिम्टोमेटिक है तो उनको आइसोलेशन सेंटर में एडमिट किया जाता है, और उनके परिवार को कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उसका कारण ये है कि अगर उनके परिवार के किसी व्यक्ति में ये सिम्टम्स आते हैं, तो वो कंटेजियस है, वो दूसरे व्यक्ति तक स्प्रेड हो सकता है। इसलिए अगर उस फैमिली ने खुद को अगर आइसोलेट कर लिया, उनकी जो रोज की जो चीजें हैं वो उनके डोर स्टेप तक अगर हम उनको ला कर देते हैं, लाइक यू गेट, अभी वेजिटेबल्स है, आप अगर कॉल देते हैं तो वेजिटेबल के लोग जो फेरी वाले हैं, वो आपके डोर स्टेप तक आपको सब्जी ला कर देते हैं। आज यू गेट एवरीथिंग, राइट। सो इस तरह से अगर वो परिवार आइसोलेट अगर हो जाता है, तो आपकी सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी काफी हद तक सुरक्षित हो जाती है। देन आफ्टर एवरी 3 days और 2 days हम खुद उस सोसाइटीज में जाके सैनिटाइजेशन करते हैं, राइट। यानी ये सब व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन ने क्या कहा है कि उस सोसाइटी के लोगों ने बाहर नहीं जाना है। एनी मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी एज पर एज, बहुत ही ज्यादा जरूरी जब तक नहीं है तब तक उस व्यक्ति ने, उस सोसाइटी के व्यक्ति ने बाहर नहीं जाना है। अभी अगर इसी बात को डायरेक्ट अगर आप स्लम में देखो, अगर एक स्लम है जहाँ पे 400-500 घर है, वहां पे अगर एक परिवार जो है वो पॉजिटिव, उसका कोई जो सदस्य है वो अगर पॉजिटिव निकलता है, तो स्लम्स में ज्यादातर क्या होता है, ये लोग पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं। स्लम्स के जो परिवार है पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, तो सभी लोग उस टॉयलेट का वापर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस पूरे परिवार को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है, क्योंकि अगर वो टॉयलेट वो खुद यूज कर रहे हैं, सभी यूज कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने की चांसेस ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में उस परिवार की जो सदस्य जो कोविड पॉजिटिव है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है या आइसोलेशन सेंटर में उनको एडमिट किया जाता है, और उनके परिवार को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है।
अभी प्रशासन ने आगे चलकर इस बात को इस तरह भी रखा है, अगर कोई घर में कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है तो वहां पे उनको घर में भी आप रख सकते हो। अगर उनका इंडिविजुअल रूम है, अगर एक बड़ा फ्लैट है, उनका फैमिली का एक सदस्य पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है, तो उनका एक अलग रूम है, एक अलग टॉयलेट है, तो वो अपने घर में भी रह सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत मतलब छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको हम समझे, अगर हम पैनिक ना हो, और अगर हमारे परिवार में, हमारी सोसाइटी में अगर पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको असिस्टेंस की जरूरत है, उसको हमने असिस्ट करना है, ना कि उनके खिलाफ अपनी भूमिका रख के उनको और आप मतलब जो परिस्थिति है वो उसको खराब करने के बजाय उनको मदद करने का काम हमने करना है। ऐसा सुना है कि कंटेनमेंट जोन में जो भी एरिया आता है उनको 30 जून तक लॉकडाउन रहना है। तो घाटकों पर की जो दुकानें खुली है उसको किस हालात को देखते हुए परमिशन दी गई कि खोल दिया जाए, क्योंकि सरकार का ये एक निर्देश था कि कंटेनमेंट जोन की जो एरिया है उनको 30 जून तक स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का पालन करना है, और कहीं ना कहीं पे हमारा घाटकोपर एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है। नहीं, देखिए घाटकोपर नहीं, मुंबई शहर रेड जोन में है। हमने कंटेनमेंट जोन की बात की, हमने क्लस्टर जोन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। अगर एक कंटेनमेंट जोन है जहाँ पे समझो 2 पेशेंट से 5 पेशेंट से, अगर इस तरह से वहां पे परिस्थिति है, अगर उसमें ज्यादा पेशेंट्स निकलते हैं, यानी more than 10 patients, more than 15 patients, more than 20 patients in one containment zone, then it goes to cluster zone. Okay. और फिर यानी वहाँ पे ज्यादा अलर्ट रहने की बात है। वहाँ पे फिर ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, अगर ये स्लम में ऐसी परिस्थिति है तो सबको क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि उसका इन्फेक्शन वहाँ पे स्प्रेड होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर एक सोसाइटी है तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। अभी जहाँ पे हमारे पास कंटेनमेंट जोन स्लम्स में हुए, हमने वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट करवाई कि अगर किसी को ज्यादा सिम्टम्स है, अगर किसी को फीवर है या किसी को सर्दी है, खांसी है, ऐसे लोगों को हमने वहाँ से अपने डिस्पेंसरीज में, अपने हेल्थ पोस्ट में लाके असिस्टेंस देने का काम किया। वहाँ पे जो भी उपलब्ध जो मेडिसिन है वो वहाँ पे उनको देने का काम किया। यानी हर बात के लिए वहाँ पे हम अगर लोगों की अगर तकलीफ समझ पाए तो मैं समझती हूँ कि हम उनको असिस्टेंस देके उसमें से मार्ग निकाल सकते हैं। और रेड जोन की अगर बात करेंगे, मुंबई शहर रेड जोन में है। जिस तरह से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, आज आप देखेंगे लैब्स के माध्यम कई मतलब अगर आपने मीडिया पे देखा होगा, मैंने भी पढ़ा कहीं पे, कई लैब्स जो है वो फॉल्स टेस्ट के रिपोर्ट्स दे रहे। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ इन लैब्स को कि आप लैब्स जो है, ये जो कोविड टेस्ट जो स्वैब टेस्ट करने वाले जो लैब्स है, आप हमारे इस विभाग का एक भाग हो, हमारी एक जरूरत हो आप, और हम आप पे रिलाई करते हैं। लोग जो स्वैब टेस्ट करना चाहते हैं, जो अपने को अगर कुछ लक्षण है कोविड के, तो उसको टेस्ट करके दे वांट टू गेट मेडिकल असिस्टेंस, उस पर उपचार करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों ने जो लैब्स जो इस तरह का गलत काम करते हैं, इन्होंने नहीं करना चाहिए। कई लैब्स है जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो पूरे मुंबई शहर की व्यवस्था है, लेकिन ऐसे कुछ जो लैब्स है जो गलत काम कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ प्रशासन इनके ऊपर नियंत्रण रखेगी और उनको कंट्रोल में लाएगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ये सवाल का जवाब मिले तो बहुत सही बात हो जाती है कि इंडिया में कब तक इस बीमारी की दवाई बन के मिलेगी, कि लोगों का जीना अब मुश्किल होते जा रहा है। और कहीं पे ऐसा हुआ था कि वैक्सीन का डिस्कवर हो चुका है, तो इसकी मार्केटिंग कब तक स्टार्ट हो चुकी है, और आपके हिसाब से इंडिया में कब तक दवाई बन के मिल सकती है? देखिए, ये परिस्थिति खाली हमारे देश पे है ऐसी नहीं है, पूरे विश्व में ये परिस्थिति है। और हर एक मतलब इस विश्व में हर एक जो कंट्री है वो इसका सामना कर रहे हैं, और इसमें प्रयास भी हो रहे हैं कि इसके ऊपर कोई वैक्सीनेशन निकले, इस पे कोई मेडिसिन निकले। मैं समझती हूँ अभी तक तो कोई मेडिसिन वैसा निकला नहीं है, पर निश्चित रूप से आने वाले वक्त में जल्द से जल्द जो हमको
जो स्टेट गवर्नमेंट से हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे हमको जो मैसेज आ रहे हैं, उनसे उनके जो स्पीच में हम जो सुन रहे हैं, तो हमको विश्वास है कि जल्द से जल्द इस पे कोई ना कोई उपचार होगा। उपचार में यानी वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी या मेडिसिन उपलब्ध होगी। लोगों ने संयम रखना है, प्रशासन को सहयोग करना है और निश्चित रूप से इस परिस्थिति पे हम मात कर पाएंगे। दर्शक मित्रों, जैसा आपने सुना होगा कि वैक्सीन की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत जल्द आप तक वो पहुंचेगी। बट तब तक आपको अपने हर बात को ध्यान में रखना है, हर नियम का पालन करना है। और अगर ताई हमारे बीच है, और मैं निवेदन करूंगा ताई से कि आप लोगों को थोड़ा सूचित कीजिए और कुछ मार्गदर्शन दीजिए आपके माध्यम से। पहले तो मैं विराट जी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस माहौल को की जो गरिमा है उसको समझा है। हर एक व्यक्ति एक एंटरटेनमेंट की बात करता है, हर एक व्यक्ति अपनी एक लाइफस्टाइल जीने की बात करता है, लेकिन ऐसी स्थिति में लोगों तक जो हकीकत है या लोगों की व्यवस्था किस तरह से हो पाएगी, इन सब बातों को आपने लोगों के सामने एक प्लेटफॉर्म के द्वारा रखने का काम किया। मैं आपका बहुत ही ज्यादा अभिनंदन करती हूँ और मुझे अपेक्षा है कि आने वाले समय में आप जैसे जो यूथ है वो इस देश की हमारे जो सोसाइटी है उसका एक गुड कैरियर हुआ है ना। सो वी एक्सपेक्ट कि आप जैसे सारे यंगस्टर्स अगर इसमें जुड़ जाते, इस अच्छे काम में, अगर एक नोबल कॉज के लिए अगर हम लोग एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस परिस्थिति में मात कर पाएंगे। और जल्द से जल्द मैं समझती हूँ आज जो परिस्थिति है जिसका हम सभी लोग सामना कर रहे हैं, एक विश्वास हम मन में बनाएंगे कि हम सभी को इस परिस्थिति पे मात करके आगे निकलना है। हमारी जीत ये निश्चित होगी। आज जो राज्य सरकार के माध्यम से, मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से जो प्रयास हो रहे हैं, जो सूचनाएं हमारे तक आ रहे हैं, उसका पालन करने का काम हम सभी लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें यश प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मैं सभी जनता की ओर से आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती समय दिया और इस प्रोग्राम के साथ जुड़े और हमारे ऐसे कई सवालों का आपने जवाब दिए। और ताई के लिए मैं जितना कहूंगा उतने शब्द कम करेंगे, क्योंकि बीइंग अ लेडी कभी भी ना दिन देखते हैं ना कभी रात देखते हैं। ताई को जब जब कॉल आया ताई वहां पे पहुंच जाते हैं। सो आपके सभी कार्य के लिए सो सलाम है ताई। और जब जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको डेफिनेटली याद करेंगे। आपका सपोर्ट प्यार हमारे साथ तो जुड़ा हुआ ही है और वैसे ही हमेशा बना रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे सभी नागरिकों को एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ इस शो के माध्यम से कि मैंने एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा था कि मुंबई 2-3 हफ्ते ही दूर है वुहान जैसी हालत में दिखने के लिए। और ऐसा सुना गया है कि जैसे इटली में हालातें हुई थी ऐसी कई हालातें मुंबई में देखने को मिल सकती है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारी मुंबई की हालात वुहान या इटली जैसी बने? हर कोई नहीं चाहेगा। सो आप सभी से मैं अपील करूंगा कि आप लोग को जो सरकार के नियम है उसका पालन कीजिए। और इतना ही कहूंगा, अभी तो घर में रहो ना, सरकार जो कहती है वो करो ना, सोशल डिस्टेंसिंग रखो ना, मास्क और हैंड ग्लोव्स पहनो ना, तो हार जाएगा हमसे ये कोरोना। घर रहिए, सेफ रहिए। समझदार को सिर्फ इशारा ही काफी होता है। तो मिलते हैं अगले गुरुवार को रात को 10 बजे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और जिन्होंने भी अभी तक इस शो के माध्यम से नहीं जुड़े उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।